हाँ, तो आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ाया जाएगा? इंटरेस्ट, ब्याज। ठीक है, ब्याज इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट पढ़ाया जाएगा। ब्याज होता क्या है? कोई पूंजी होती है जो यदि मैं बैंक या तो किसी बैंक में जमा करो तो उसका ब्याज मिलता है, या किसी व्यक्ति दो तो इंटरेस्ट पे देते हो कि नहीं देते? पैसे लोग इंटरेस्ट पे देते हैं ना। तो जो पूंजी होती है उसके बदले में जो हमें एक्स्ट्रा हम लेते हैं किसी से, तो वही ब्याज होता है। ठीक, लिखो ब्याज का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का सिद्धांत। राष्ट्रीय आय का वह भाग, इसमें लिखो राष्ट्रीय आय का वह भाग जो पूंजी की सेवाओं के बदले, जो पूंजी की सेवाओं के बदले, पूंजी की सेवाओं के बदले में पूंजीपति को दिया जाता है, ब्याज कहलाता है। अब क्या है कि पूंजीपति, जो पूंजी जमा होती है तो पूंजीपति हो गया। पूंजीपति से यहाँ मतलब ये नहीं कि जो बड़े बड़े उद्योगपति वही सिर्फ हैं। पूंजी आपकी भले ही कितनी भी कम हो, लेकिन आप पूंजीपति हैं जिस पे आप ब्याज लेते हैं। जिस धन को जमा करने में राष्ट्रीय आय में जो योगदान देते हैं और जो बैंक में जमा करने के बाद आप ब्याज लेते, तो बैंक के लिए आप क्या हुए? पूंजीपति हुए कि नहीं? क्योंकि पूंजी आप बैंक को देते हैं, तब बैंक उस पर इंटरेस्ट देती है आपको। ठीक है, और वो बैंक क्या करता है? आपकी पूंजी को बैंक किसी ना किसी कार्य में लगाता है जिससे वो उस पर आय प्राप्त कर सके, तभी तो हमें इंटरेस्ट देता है। यदि SBI हमें इंटरेस्ट देता है तो हमारे पैसे पे क्यों देता है? कोई व्यक्ति आपको इंटरेस्ट क्यों देगा? उस पैसे से यदि कोई पैसा वो कमाता है तभी वो इंटरेस्ट देगा आपको, नहीं तो कोई ऐसे इंटरेस्ट आपको नहीं देगा। कहीं ना कहीं वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इंटरेस्ट आता है, ऐसे अपने आप ही नहीं पैसा दोगुना हो जाता है और इंटरेस्ट देता है 9%, 8% देती है। अरे जो भी है, पहले 9% होता था, कहाँ 3-4%, 7.5% होगा, 7% या 7.5%, हाँ 7.5%, 6.5% है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट 1,000 पर 6.5% क्यों देगी? जब तक पैसा अपने आप तो दोगुना होगा, अपने आप तो पैसा देगा नहीं। वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जाता है, किसी ना किसी उद्योग में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है। तो इन्वेस्टमेंट जब होता है तो वही पैसा जब वो निकलता है, उससे लाभ जब होता है तो हमें वो बैंक क्या देती है? तब हमें वो ही देती है ब्याज। जैसे हम वो पैसा किसी को लोन दिया ना, तो लोन जब देता है बैंक तो क्या लेता है? उससे ब्याज लेता है। तो जो पैसा, हमारा पैसा जमा है या आम आदमी का पैसा जमा है, तो जब वो देता है किसी को लोन पे तो वो ब्याज में देता है ना, तो वही तो हमें देगा बैंक 6.5% में, लेकिन अपना इंटरेस्ट रखेगा कुछ ज़्यादा ही। ठीक है, कुछ ज़्यादा रखता है, इसीलिए वो ब्याज 12.5%। हाँ, तो जो भी है ब्याज रखता है ताकि वो पैसा जब हमें निकालना हो तो जो ब्याज सही देना है वो हमें दे। वो आय करेगा तभी तो हमें देगा किसी से। पैसा यूं ही तो 1,000 रुपये तुम अपने पॉकेट में रखे रहो, अपने आप थोड़ी 6.5 रुपया एक्स्ट्रा दे देगा जब तक कहीं लगाओगे नहीं। या तुम सब्जी खरीदने जा रहे हो, सब्जी खरीद के मार्केट में बेचोगे तो 1,000 रुपये से एक 1,100 बना सकते हो, यही होगा ना। तो जब 1,100, यदि मान लो मैं तुम्हें 1,000 रुपया दिया हूँ, जब तुम 1,100 रुपया कमाओगे तब तो मुझे 50 रुपया एक्स्ट्रा दोगे 1,000 रुपये, या 10 रुपया एक्स्ट्रा दोगे 1,000 रुपये। नहीं कमाओगे तो क्या दोगे बताओ? तो वो होता है। ठीक है, पूंजी लगाओगे तभी बैंक भी पूंजी लगाती है मार्केट में, आज जैसे बताया। ठीक, अब आगे लिखो
कुछ अर्थशास्त्रियों ने ब्याज की प्रमुख परिभाषाएं दी हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने ब्याज की प्रमुख परिभाषाएं दी हैं। मेयर्स के अनुसार ब्याज उस कीमत को कहते हैं जो उधार देने योग्य कोषों के प्रयोग कोष होता है कोषों के प्रयोग के बदले में दी जाती है। प्रोफेसर विक्टसेल के अनुसार ब्याज पूंजी के उपयोग के लिए ऋणी तथा पूंजीपतियों को उसके त्याग के बदले में दिया जाने वाला भुगतान है। ब्याज पूंजी के उपयोग के लिए ऋणी तथा पूंजीपतियों को उसके त्याग के बदले त्याग के बदले में दिया जाने वाला भुगतान है। सेलिगमैन के शब्दों में या सेलिगमैन के अनुसार ब्याज पूंजी कोष के बदले में मिलने वाला पारितोषण है। पारितोषण मतलब है उसके बदले में जो मिलता है, लाभ मिलता है, वही है पारितोषण के बदले में लाभ प्राप्त होना। ठीक। सेलिगमैन के अनुसार। कार्वर के अनुसार ब्याज वह आय है जो पूंजी के स्वामी को प्राप्त होती है। कीन्स के अनुसार
कीन्स के अनुसार ब्याज एक निश्चित अवधि के लिए, ब्याज एक निश्चित अवधि के लिए द्रव्यता के परित्याग का पुरस्कार है, द्रव्यता के परित्याग का पुरस्कार है। इसमें से कीन्स का पढ़ना है, कीन्स का तरलता का सिद्धांत, कीन्स का तरलता का अधिमान सिद्धांत, अधिमान सिद्धांत। तरलता का अधिमान सिद्धांत लिखो। 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड कीन्स ने अपनी पुस्तक लिखे द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, 1936। ये पुस्तक इन्होंने 1936 में लिखी थी, ठीक है। 36 में ब्याज निर्धारण का एक मौद्रिक सिद्धांत, ब्याज निर्धारण का एक मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे तरलता अधिभार सिद्धांत कहा जाता है। प्रतिपादित किया जिसे तरलता अधिमान सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है, इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज मुद्रा की सेवाओं की कीमत, इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज मुद्रा की सेवाओं की कीमत है, ब्याज मुद्रा की सेवाओं की कीमत है। क्या हो गया? ब्याज एक मौद्रिक क्रिया है, ब्याज एक मौद्रिक क्रिया है क्योंकि मुद्रा की मांग तथा पूर्ति द्वारा, ब्याज का निर्धारण होता है। ब्याज का निर्धारण होता है। फुल स्टॉप। मुद्रा की पूर्ति देश में
मुद्रा की परिचालन, मुद्रा की परिचलन, मुद्रा की परिचालन मात्रा, मुद्रा की परिचालन मात्रा तथा बैंक जमा पर, बैंक जमा पर निर्भर करती है, बैंक जमा पर निर्भर करती है। निर्भर करती है। मुद्रा की मांग, फुल स्टॉप, मुद्रा की मांग मुद्रा की नकदी के रूप में रखने के लिए की जाती है। मुद्रा की मांग मुद्रा की नकदी के रूप में रखने के लिए की जाती है। लिक्विडेट, तरलता, नकदी के रूप में रखने के लिए की जाती है। यही तरलता का कीन्स का सिद्धांत है। ठीक है, अब लिखो, कीन्स के अनुसार लोग, कीन्स के अनुसार लोग द्रव्य को नगद या लोग द्रव्य को नगद नहीं होता है। नगद बोलते हैं, लिखते हैं नगद, नगद या तरलता रूप में रखने की, या तरलता रूप में रखने की मांग निम्न उद्देश्यों से करते हैं। मांग निम्न उद्देश्यों से करते हैं। पहला पहली हेडिंग है कार्य संपादन उद्देश्य। पहला है कार्य संपादन उद्देश्य। अब इसमें लिखो, लोगों को आय एक निश्चित अवधि में प्राप्त होती है। लोगों को आय एक निश्चित अवधि में प्राप्त होती है, लेकिन भुगतान की आवश्यकता निरंतर पड़ती रहती है। लेकिन भुगतान की आवश्यकता निरंतर पड़ती रहती है। अतः द्रव्य की कुछ मात्रा की सदैव जरूरत रहती है। अतः द्रव्य की कुछ मात्रा की सदैव जरूरत रहती है, ताकि लोग अपने लेन देन को पूरा कर सकें। देखो, कर सकें। अब क्या है, देखो, आय का साधन निश्चित होता है। जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे 10 तारीख को सैलरी मिलेगी या 1 तारीख को मिलेगी या 4 तारीख को मिलेगी, ये निश्चित होती है। आय हमारी 10 तारीख को मिलेगी, लेकिन खर्चा मुझे रोज करना पड़ता है। कभी दाल घट गई, कभी सब्जी घट गया, कभी बीमार हो गया, कभी किसी को जरूरत, कभी किसी महीने में कपड़े, किसी दिन कपड़े, ठीक, तो वो रोज का खर्चा होता है। लेकिन आय की क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक, निश्चित होगी कि इतने में मिलेगी। चाहे कोई काम ही कर रहे हो तो आय कितना होगा वो निश्चित रहता है, लेकिन खर्चा रोज होता है। तो वही है, ये कीन्स ने क्या कहा है कि ये कार्य संपादन का उद्देश्य जो होता है वो रोज रोज चलता है। ठीक है, लेकिन आय हमें निश्चित टाइम पे ही मिलती है। ठीक, दूसरा लिखो, दूरदर्शिता उद्देश्य। दूरदर्शिता
दूरदर्शिता उद्देश्य इसमें लिखो, लोग संकटकालीन दिनों के लिए, लोग संकटकालीन दिनों के लिए द्रव्य की कुछ मात्रा नगद रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए, बीमारी, दुर्घटना, बेरोजगारी तथा अन्य आकस्मिक घटनाओं का सामना करने के लिए व्यक्ति द्रव्य की कुछ मात्रा नगद रूप में रखते हैं। घटनाओं का सामना करने के लिए व्यक्ति द्रव्य की कुछ मात्रा नगद रूप में रखते हैं। दूरदर्शिता उद्देश्य मतलब दूर तक सोचते हैं हम लोग। घर में कुछ ना कुछ पैसा गार्जियन रखते ही हैं, ठीक है, ताकि कोई बीमार पड़ गया या कोई और काम पड़ गया, ठीक है, तो ताकि उस पैसे का उपयोग करके उसके लिए उस दिक्कत को समाप्त करने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है, ठीक है। क्या किसके लिए? दूरदर्शिता उद्देश्य, तो दूर की दृष्टि रखते हैं। हमारे घर में गार्जियन देखना हमेशा एक्स्ट्रा पैसा रखते हैं, क्योंकि कभी भी दुर्घटना, कभी भी कोई बीमार हो गया तो उसके लिए पैसे होने चाहिए घर में, ठीक, जिससे उसका तो ये दूरदृष्टि होती है। कोई जरूरी थोड़ी है दुर्घटना होगी, लेकिन लोग अपनी सोच से रखते हैं। या कोई आदमी को जरूरी नहीं है कि बीमारी हो जाए अगले महीने, लेकिन लोग सोचते हैं कि घर में पैसा रहे। आदमी आपस में बात भी करता है कि पैसा घर में रख लेना चाहिए कि किसी आकस्मिक कार्य के लिए जरूरत पड़ गई या कोई आ गया मांगने के लिए ही, तो कहाँ से दोगे? मान लो कोई रिश्तेदार हो गया अचानक मांगने, तो देना पड़ता है ना। तो ठीक, इन सब कामों के लिए भी ये आदमी बचा के रखता है, ठीक। तीसरा लिखो, सट्टा का उद्देश्य। यहाँ सट्टा का मतलब दूसरा है, ठीक है। सट्टा जो ब्याज, वो उससे मतलब नहीं है, वो सट्टा लगाने वाले से मतलब नहीं है। यहाँ अर्थशास्त्र में कुछ और मतलब उसको, ठीक है। सट्टा का उद्देश्य, लोग सट्टा द्वारा, आगे लिखो, लोग सट्टा द्वारा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से भी, लोग सट्टा द्वारा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से भी कुछ नगद द्रव्य रखते हैं। कुछ नगद द्रव्य रखते हैं। यहाँ पर सट्टे का अर्थ ब्याज की दर की अनिश्चितता के कारण लाभ उठाना है। ब्याज की दर की अनिश्चितता के कारण लाभ उठाना है। ऐसे सट्टा कहाँ लगते हैं? जो ब्याज के लाभ के लिए पैसे बनाने के लिए कहाँ सट्टा लगता है? शेयर मार्केट में लगता है। वो सट्टा लीगल है। हाँ, तो लीगल है ना, तो इलीगल सट्टा भारत में इलीगल है। सट्टा लगाना भारत में इलीगल है, ठीक है। जुआ खेलना इलीगल है। अलग से खेलो वो अलग बात है, पकड़े जाते देखते हो, क्रिकेट में सट्टा लगाते हो पकड़े जाते हैं। लेकिन 1872 के पहले सट्टा वैध था। जब कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम और बहुत से अधिनियम बने, उसके पहले सट्टा वैध था। जितना चाहे धड़ल्ले से करो,
अब स्टेट वाइज भी सट्टा भी तो कम से कम 15-20 साल पहले लॉटरी बंद हुई है। नहीं तो हम जब इंटर करते थे तो लॉटरी धड़ल्ले से बिकती थी दुकान पर, पान वाली दुकान पर, और या लॉटरी वाली दुकान पान की तरह रखते थे और धड़ल्ले से बेचते थे। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे उस पर बैन लगा दिया, सरकार ने बैन लगा दिया, लॉटरी पे भी, सट्टा पे भी, सब पे बैन लगा दिया। ठीक है, तो ये यहाँ सट्टा लगाने का मतलब है कि लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से, वो वाला जुआ वाला सट्टा नहीं है। ठीक है, अब आपका अरसास हो गया खत्म। ठीक, अब कल आना, क्वेश्चन दे देंगे, उसके बाद खत्म हो गया। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। ठीक।